Hello students, in our last video we discussed about the different methods for the concentration like percentage method, molarity, normality, mole fraction etc. है ना। तो नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं यूनिट के। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वेपर प्रेशर। अगर मैं आपसे वेपर प्रेशर की बात करूं तो वेपर प्रेशर का मतलब हो गया प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स, है ना। तो आपके पास लेट करो सिंपल सी डेफिनेशन अगर हम समझना चाहें तो ये आपके पास एक कंटेनर है, ये हमारे पास इसके अंदर लिक्विड फिलअप है और इस लिक्विड को मैंने यहाँ से आपका हीट करा। जैसे ही आप इसे हीट करना शुरू करोगे तो यहाँ पर फिलहाल ये ओपन कंटेनर है तो यहाँ पर हमारी क्या प्रेजेंट है, एयर प्रेजेंट है। तो एयर जो है इस लिक्विड के ऊपर एक प्रेशर लगाएगी जिसे आप क्या कहोगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहोगे। जब आप इस लिक्विड को लगातार हीट करना शुरू करोगे तो इस लिक्विड की जो क्या बनेगी, वेपर्स बनेंगी। ये वेपर्स एटमॉस्फेरिक गैसेस के ऊपर एक प्रेशर लगाएंगी और इस प्रेशर को आप क्या कहोगे, उस लिक्विड का वेपर प्रेशर कहोगे। तो सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज मीन बाय वेपर प्रेशर, तो वेपर प्रेशर का मतलब क्या हो गया, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लिक्विड वेपर्स एट एटमॉस्फेयर इज नोन एज द वेपर प्रेशर। लेकिन अगर मैं टेक्निकल डेफिनेशन की बात करूं तो टेक्निकल डेफिनेशन समझने के लिए मैंने एक दूसरा एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करा। ये मेरे पास एक क्लोज कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर आपका लिक्विड फिलअप है। आप इस लिक्विड को हीट कर रहे हो और हीट करते करते आपने इस लिक्विड के हीटिंग टेम्परेचर को क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया। जब आपने हीटिंग टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया तो इस लिक्विड की जो वेपर्स राइज हुई, मतलब यहाँ पर कौन सा प्रोसेस हो रहा है, इवेपोरेशन का। क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इवेपोरेशन का रेट भी क्या होगा, हमारा कांस्टेंट होगा। तो अगर मैं एक ग्राफ की हेल्प से, ये मैंने एक ग्राफ प्लॉट करा और मैं इस ग्राफ के बेसिस पे मैंने यहाँ पर लिखा रिएक्शन कोऑर्डिनेट। रिएक्शन कोऑर्डिनेट का सिंपल मतलब मेरा टाइम से हो गया और ये जो है ये प्लॉट कर रहा है रेट को। तो इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जितना इवेपोरेशन हो रहा था, अगर टाइम बढ़ता चला जाए, क्योंकि टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, तो इवेपोरेशन का रेट क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और इसीलिए मैंने ये लाइन किसके लिए ड्रॉ कर दी, ये लाइन आपकी ड्रॉ हो गई रेट ऑफ इवेपोरेशन के लिए। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो एक चीज ये तो समझ में आ गई, जब आप इस लिक्विड को हीट कर रहे थे तो हीट करते करते आपने टेम्परेचर को कांस्टेंट करा। टेम्परेचर के कांस्टेंट होने से इसके लिक्विड के वेपर में कन्वर्ट होने का जो रेट था, जिसे आप इवेपोरेशन कह रहे थे, वो भी हमारा कांस्टेंट हो गया। अब यहाँ पर हमारी लिक्विड की वेपर्स कलेक्ट होने लगी। कुछ टाइम के बाद इन लिक्विड की वेपर्स का टेम्परेचर धीरे धीरे कम होगा। जैसे ही टेम्परेचर कम होगा तो ये वेपर्स वापस किस में कन्वर्ट होने लगेंगी, लिक्विड में कन्वर्ट होने लगेगी। मतलब ये क्या प्रोसेस हो जाएगा, कंडेंसेशन। अगर मैं स्टार्टिंग की बात करूं तो जैसे मतलब यहाँ से वेपर्स राइज हुई तो राइज होते ही तो वो कंडेंस नहीं हुई। तो स्टार्टिंग में हमारे कंडेंसेशन का रेट कितना होगा, 0 होगा। जैसे जैसे टाइम बढ़ता चला जाएगा तो हमारा रेट ऑफ कंडेंसेशन भी बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो ये ग्राफ किसके लिए हो गया, हमारा रेट ऑफ कंडेंसेशन के लिए। एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर हमारा जो आपका रेट ऑफ इवेपोरेशन है दैट विल बी इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। मतलब इवेपोरेशन और कंडेंसेशन दोनों किस में होंगे, इक्विलिब्रियम में होंगे। इस पॉइंट पे लिक्विड की वेपर्स जो भी प्रेशर एक्सर्ट करेगी दैट प्रेशर इज कंसीडर एज द वेपर प्रेशर। कॉन्सेप्ट समझ में आया। तो वेपर प्रेशर हमारा क्या हो गया, वेपर प्रेशर इज द प्रेशर एक्सर्ट बाय लिक्विड वेपर्स whenever the evaporation and condensation both are in equilibrium।
या मैं ये कहूँ रेट ऑफ इवेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन दोनों क्या हो जाए, हमारे बराबर हो जाएं, तब आप उसे क्या कहते हो, तब हम उस लिक्विड की वेपर्स जो प्रेशर एग्जर्ट करती हैं, तब हम उस प्रेशर को वेपर प्रेशर कहते हैं। क्लियर हो गया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? वेपर प्रेशर की डेफिनेशन समझ में आ गई? द पॉइंट एट विच द रेट ऑफ इवेपोरेशन एंड रेट ऑफ कंडेंसेशन बिकम इक्वल, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लिक्विड वेपर्स इज नोन एज वेपर प्रेशर ऑफ दैट लिक्विड। क्लियर हो गया? अब आपने क्या करा, जर्नली समझने के लिए पूरे चैप्टर में हम जिस डेफिनेशन को ले रहे हैं वो हमारी ये वाली डेफिनेशन, सिंपल सी डेफिनेशन कि आपने लिक्विड को हीट करा और हीट करने पे जब हमारी लिक्विड की वेपर्स राइज हुई तो उन्होंने जो भी प्रेशर अप्लाई करा उसे आप क्या कहोगे, उसे हम वेपर प्रेशर कहेंगे। ठीक, अब मैंने आपका क्या करा, अब हमारे पास सपोज करो ये आपके पास एक कंटेनर था, इस कंटेनर के अंदर आपका सॉल्वेंट फिलअप था। क्या फिलअप था हमारा? सॉल्वेंट। ये आपने क्या करा, इसे आपने हीट करा, हीट करने पे यहाँ से क्या होंगी, वेपर्स राइज होंगी, और ये वेपर्स जो भी प्रेशर एक्सर्ट करेंगी उसे आप क्या कह रहे हो, वेपर प्रेशर कह रहे हो। मैंने अब इसके अंदर क्या करा, अब आपने इसके अंदर एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया। व्हाट इज मीन बाय नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट? नॉन वोलेटाइल मतलब जो हमारा वेपर में कन्वर्ट नहीं हो सकता, दिस इज मीन बाय द नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, लाइक सॉल्ट, शुगर, ये मैंने आपके मिक्स कर दिए। जब आपने सॉल्वेंट में सॉल्यूट ऐड कर दिया तो अब ये मेरा क्या बन गया, अब आपका ये बन गया सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की नेचर कैसी होती है? सॉल्यूशन की नेचर होती है होमोजीनियस। होमोजीनियस होती है। होमोजीनियस का मतलब क्या हो गया हमारा, पार्टिकल्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है हमारा, हमारे पार्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होता है। यही तो होता है। यूनिफॉर्म होने का मतलब है कि पार्टिकल्स हमारे सॉल्यूशन के अंदर भी और सॉल्यूशन की सरफेस पे भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होंगे। थोड़ी सी देर के लिए लेट करते हैं कि कुछ आपके पार्टिकल्स यहाँ पर सरफेस पे भी प्रेजेंट है। ठीक है, अब मैं इस सॉल्यूशन को हीट कर रहा हूँ। जब आप सॉल्वेंट को हीट कर रहे थे तो हर जगह से सरफेस के ईच और एवरी पार्ट से वेपर्स राइज हो रही थी और वो वेपर्स क्या एक्सर्ट कर रही थी, प्रेशर। लेकिन जब आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करा और यहाँ पर सरफेस पे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट है, तो क्या ये सॉल्यूट अपने नीचे वाले लिक्विड की वेपर्स को राइज होने देगा? नहीं, वेपर्स राइज होगी ही नहीं। जब यहाँ पर से वेपर्स राइज नहीं होगी तो यहाँ पर जो हमारा ये वेपर प्रेशर होगा, ये वेपर प्रेशर वो सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के कंपैरिजन में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज बिकम लेस देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। और इसका कारण क्या है, और इसका कारण ये है बिकॉज सॉल्यूट पार्टिकल restrict for the formation of vapors। वेपर्स के फॉर्मेशन को क्या करते हैं, आपका रेस्ट्रिक्ट करते हैं, और इसीलिए यहाँ पर हमारा वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, वेपर प्रेशर आपका कम हो जाता है। क्लियर है? तो अभी हमने दो चीज़ें पढ़ी। पहली चीज़ हमने पढ़ी व्हाट इज मीन बाय वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर की सिंपल और आसान सी डेफिनेशन थी, प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड वेपर्स इज नोन एज वेपर प्रेशर। अगर मुझे टेक्निकल डेफिनेशन देनी है तो द प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड वेपर्स व्हेन रेट ऑफ इवेपोरेशन बिकम इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। मतलब इवेपोरेशन और कंडेंसेशन दोनों आपके कैसे हो, इक्विलिब्रियम में हो। सॉल्वेंट के अंदर अगर मैं एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दूंगा तो सॉल्यूट के ऐड करने पे अब जो सॉल्यूशन बनेगा, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से कम होगा। इसका रीज़न हमारा है क्योंकि आपका जो ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है ये हमारे जो है वेपर्स के राइज होने को क्या करता है, डिक्रीज कर देता है। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल हम अपनी डेली लाइफ में पढ़ते हैं। जनरली आपने ये एग्जांपल हम विंटर्स में देखते हैं कि विंटर्स में ये कहा जाता है कि आप अपनी स्किन के ऊपर कोई मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगाएं, तो क्रीम लगाने से आपकी जो स्किन का जो मॉइस्चर है, आपकी स्किन ड्राई नहीं होगी, वो आपकी स्किन सॉफ्ट रहेगी। इसका कारण क्या है, इसका रीज़न भी हमारा ये इवेपोरेशन का ही है।
नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट और वेपर का फॉर्मेशन। हमारी स्किन में क्या प्रेजेंट होते हैं? सेल्स प्रेजेंट होते हैं। सेल्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? हमारा वाटर प्रेजेंट होता है, और ये वाटर हमारी स्किन से लगातार क्या होता रहता है? इवेपोरेट होता रहता है। अब अगर मैंने कोई मॉइस्चराइजिंग क्रीम, जो हमारी जनरली मॉइस्चराइजिंग क्रीम है, वो कैसी होती है? नॉन वोलेटाइल होती है। तो अब अगर मैंने नॉन वोलेटाइल क्रीम को अपनी स्किन पे लगाया, तो स्किन पे लगाने पे तो क्या होगा? वो जो नॉन वोलेटाइल मॉइस्चराइजिंग क्रीम है, वो हमारी सेल्स के अंदर जो वाटर फिल है उसके इवेपोरेशन को कम कर देगी। या मैं ये कहूँ कि हमारी सेल में से जो वाटर इवेपोरेट हो रहा है, जो वाटर का वेपर प्रेशर था, वो वेपर प्रेशर अब पहले के कंपैरिजन में कम हो जाएगा, और इसी वजह से हमारा क्या हो जाती है? स्किन के अंदर मॉइस्चर रिटेन रह जाता है। क्लियर हो गया? तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि हमारे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के ऐड करने पे हमारा वेपर प्रेशर कम क्यों होता है। चलो जी, नेक्स्ट बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट की। व्हाट इज मीट बाय बॉइलिंग पॉइंट? बॉइलिंग पॉइंट आप डिफाइन करते हो द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर बिकम इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वो टेम्परेचर जहाँ पर आपका जो वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए, उसे आप क्या कहते हो? उसे आप बॉइलिंग पॉइंट कहते हो लिक्विड का। इसे हमें ग्राफ के बेसिस पर समझ लेते हैं। आप लेट करो कि ये मेरे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जिसकी वैल्यू कितनी है आपकी? 760 mm ऑफ मरकरी। क्लियर हो गया? फिलहाल हमारा लिक्विड रूम टेम्परेचर पे, यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस पे, जिसकी वजह से उसका वेपर प्रेशर हमारा क्या है? दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ठीक हो गया? अब ये जो लाइन है, ये जो ऊपर की तरफ लाइन जा रही है, ये किसे शो कर रही है? ये आपके प्रेशर की वैल्यू को शो कर रही है। ठीक है? अब मैं इस लिक्विड को, रूम टेम्परेचर का मतलब कितना हो गया? 25 डिग्री सेल्सियस। अब मैंने इस लिक्विड को हीट करा। जब आप हीट करोगे तो हीट करने पे इसके वेपर के बनने की प्रोबेबिलिटी और ज़्यादा होगी। प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी तो इसका मतलब है वेपर प्रेशर बढ़ेगा। अब ये वेपर प्रेशर यहाँ हो गया, और हीट करा तो ये यहाँ पहुँच गया, फर्दर हीट करा तो यहाँ पहुँचा, और हीट करा तो ये यहाँ पर पहुँच गया। अगर मैं इस लिक्विड की जगह वाटर ले लेता हूँ तो आप ये ऑब्जर्व करते हो कि ये वेपर प्रेशर यहाँ तक पहुँच जाता है। किस टेम्परेचर पे? दैट टेम्परेचर इज 100 डिग्री सेल्सियस। मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पे इस वाटर का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। तो हम इस टेम्परेचर को क्या कह देते हैं? दिस टेम्परेचर इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। कॉन्सेप्ट समझ में आया है नहीं आया बॉइलिंग पॉइंट का? ध्यान से समझना, क्योंकि इसके बाद मुझे रीजनिंग के क्वेश्चन कराना है इसका एक, है ना। मैं एक बार फिर दोबारा बताता हूँ। हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जिसकी वैल्यू हमारी फिक्स है 760 mm ऑफ मरकरी। ग्राउंड लेवल पे हम इस वैल्यू को फिलहाल चेंज नहीं कर रहे हैं। 25 डिग्री सेल्सियस पे मेरे पास वाटर है। 25 डिग्री सेल्सियस पे वाटर के वेपर के फॉर्मेशन का रेट कम होगा, ज़्यादा होगा? कम होगा, बहुत कम होगा। बहुत कम वेपर्स राइज होंगी। अब जब वेपर्स कम राइज हो रही है तो जो वेपर प्रेशर होगा, उस वेपर प्रेशर की वैल्यू भी हमारी क्या होगी? कम होगी। अब जैसे जैसे मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा, वेपर्स के फॉर्मेशन का रेट बढ़ने लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा वेपर बनने लगेगी। अब वेपर ज़्यादा बनेगी तो धीरे धीरे करके प्रेशर भी बढ़ेगा। तो हम ये ऑब्जर्व करते हैं, जब मैं आप इस वाटर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस कर देते हो तो वाटर का वेपर प्रेशर 760 mm ऑफ मरकरी हो जाता है। कितना हो जाता है? 760 mm ऑफ मरकरी। और ये 760 mm ऑफ मरकरी क्या है? दिस इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब फॉर वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस वेपर प्रेशर बिकम इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और इस कॉन्सेप्ट को आप क्या कहते थे? बॉइलिंग पॉइंट। तो इसीलिए हमारे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना हो गया आपका? 100 डिग्री सेल्सियस हो गया। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? चलो जी, अब आपने क्या करा?
अब हमने इसी एक्सपेरिमेंट को हिल स्टेशन पे कंडक्ट करा। हिल स्टेशन पे क्या होता है, आपको पता है हिल स्टेशन पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपका डिक्रीज हो जाता है। जितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर आप ऑब्जर्व कर रहे हो उसके कंपैरिजन में ग्राउंड लेवल पे उसके कंपैरिजन में कम हो गया। तो हमारा वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट रूम टेम्परेचर, मतलब मैंने 25 डिग्री सेल्सियस पे कंसीडर करा, उसकी वैल्यू तो आपकी सेम रही, ठीक है। लेकिन एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो कि इतना था, कितना है ये 760 mm ऑफ मरकरी, इसके कंपैरिजन में अब कितना हो गया, कम हो गया। लेट करो 700 mm ऑफ मरकरी रह गया। तो अब मुझे इस वाटर के वेपर प्रेशर को 760 लेके जाने के बजाय कितना करना है, केवल 700 mm करना है। तो ये जो टेम्परेचर होगा यहाँ पर, कौन सा टेम्परेचर, जहाँ पर वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा, ये टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर से कम होगा, ज़्यादा होगा, कम होगा। दिस टेम्परेचर विल बी लेस देन 100 डिग्री सेल्सियस। मतलब यहाँ पर हमारा वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट हमारा क्या हो गया, आपका डिक्रीज हो गया, ठीक है। मतलब अगर हमारे ग्राउंड लेवल पे वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉइल्ड हो रहा था, तो हिल स्टेशन पे हमारा जो वाटर होगा वो आपका 100 से कम पे बॉइल्ड होगा, ठीक है। क्या चेंज आपने करा, हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर को डिक्रीज कर दिया, उससे क्या चेंज हो गया, बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज हो गया। देन व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड बॉइलिंग पॉइंट, इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कम होने से बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया। क्लियर है। रीजनिंग के क्वेश्चन कैसे आते हैं, उसने आपसे पूछा एक्सप्लेन व्हाई एट हिल स्टेशन वेजिटेबल्स डू नॉट कुक प्रॉपर्ली। हमारी वेजिटेबल्स हिल स्टेशन पे प्रॉपर्ली कुक क्यों नहीं होती, तो उसका कारण क्या है भाई। कोई वेजिटेबल है जिसे आप ग्राउंड लेवल पे बॉइल करने के लिए कितने डिग्री की हीट दे रहे हो, 100 की। जब आप हिल स्टेशन पे आप उसे वाटर के साथ बॉइल करते हो, लेट करो कि आपका जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है, सपोज करो वो 95 हो गया हिल स्टेशन पे, तो ग्राउंड लेवल पे उसे कितने की हीट मिल रही है, 100 की। हिल स्टेशन पे कितने की हीट मिल रही है, 95 की। तो वो वेजिटेबल प्रॉपर्ली कुक होगी या नहीं होगी, नहीं होने की ना, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे तो उसे 100 डिग्री सेल्सियस की हीट मिल रही है। एक मेरे पास एक वेजिटेबल थी जिसे मैंने ग्राउंड लेवल पे वाटर में बॉइल्ड करा और वो लगभग 20 मिनट में बॉइल्ड हो गई, 20 मिनट में प्रॉपर्ली बॉइल्ड हो गई। अब उसी वेजिटेबल को वाटर के साथ मैंने हिल स्टेशन पे बॉइल करा, तो 20 मिनट बाद वो वेजिटेबल बॉइल्ड होगी या नहीं होगी, नहीं होगी ना। क्यों, ग्राउंड लेवल पे उसे कितने की हीट मिल रही है, 100 डिग्री सेल्सियस की, और हिल स्टेशन पे कितने की हीट मिल रही है, 95 की। दैट्स व्हाई दैट वेजिटेबल डू नॉट बॉइल्ड इन 20 मिनट एट हिल स्टेशन, ठीक है। और इसीलिए हमने क्या कहा, वेजिटेबल डू नॉट कुक प्रॉपर्ली। दूसरा तरीका क्या था, दूसरा तरीका ये था कि आप इसे हिल स्टेशन पे 20 मिनट बॉइल करने के बजाय आप इसे 30 मिनट 40 मिनट बॉइल करो, तो टाइम पीरियड ज़्यादा लग गया, नहीं लग गया, ठीक है। तो अगर मुझे हिल स्टेशन पे वेजिटेबल को बॉइल करना है तो आपका टाइम क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा ग्राउंड लेवल के कंपैरिजन में। और इसका कारण क्या है, इसका कारण ये है क्योंकि हमारे सॉल्वेंट का यानी वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। बॉइलिंग पॉइंट के कम होने का रीजन क्या है, बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, कोई दिक्कत है, हिल स्टेशन वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना। हाँ, मुझे पता है आपके दिमाग में हो सकता है क्वेश्चन अभी चल रहा हो, क्योंकि वो क्वेश्चन हमने जो है 11th क्लास में डिस्कस करा था। वो क्वेश्चन हमारा था प्रेशर कुकर का, कि हम प्रेशर कुकर भी तो यूज कर सकते हैं। उसी कॉन्सेप्ट पे हम आ रहे हैं, लेकिन उस कॉन्सेप्ट को समझने से पहले एक चीज और समझ लेते हैं, है ना, ठीक है। कि अगर मैंने इसके अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया तो हमारा क्या चेंज होगा। हमारा कॉन्सेप्ट क्या था, हमारा कॉन्सेप्ट ये था कि ये तो आपका क्या था,
ये हमारा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना 760 mm ऑफ मरकरी। ये हमारा क्या है, ये हमारा था वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट एट रूम टेम्परेचर। इसे यहाँ से यहाँ तक लेके गए, इसे लेने पे जो भी ये टेम्परेचर हमारा था टी टेम्परेचर, इस पे आपका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो गया। इसीलिए इस टी टेम्परेचर को आपने क्या कहा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट कहा। क्लियर है। अब मैंने क्या करा, अब आपने सॉल्वेंट के अंदर एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया। अब जब आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करा तो हमारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, वो कितना रहा 760 mm ऑफ मरकरी ही रहा। लेकिन हमें पता है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के ऐड करने से अब जो सॉल्यूशन बना, अब क्या बन गया मेरे पास, सॉल्यूशन बन गया। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से कम होता है। तो ये तो मेरा क्या था, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट था। अब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर इससे कम हो जाएगा, नीचे हो गया, वेपर प्रेशर ऑफ क्या हो गया, ये आपका सॉल्यूशन हो गया। तो अब इस वेपर प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक लेके जाने के लिए जो टेम्परेचर आपको देना पड़ेगा, इसे सपोज करो मैंने T1 लेट करा, इसे मैंने T2 लेट करा, तो दिस T2 विल बी ग्रेटर देन T1, होगा नहीं होगा भाई, ये वैल्यू कम है, इसे यहाँ तक लेके जाने के लिए ज़्यादा हीट करना पड़ेगा। इसका मतलब है मेरा सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, बढ़ गया। ठीक है, क्या चेंज आपने करा था, हमने वेपर प्रेशर को कम करा। कैसे कम करा, बाय द एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। उससे क्या चेंज हो गया, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। तो वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट में कैसा रिलेशन हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट में क्या रिलेशन था, डायरेक्टली रिलेशन था। कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कि बात समझ में। इसके हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। ठीक है, कि आप ये बताओ कि आप वेजिटेबल को अगर आपको कुक करना है तो आप उसके अंदर पहले से ही कॉमन सॉल्ट डाल देते हो। ठीक है, तो उससे हमारी वेजिटेबल जल्दी कुक हो जाती है। कैसे कुक हो जाती है, नॉर्मल वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना 100 डिग्री सेल्सियस, मैंने उसके अंदर सॉल्ट डाल दिया। सॉल्ट क्या है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, तो सॉल्ट के डालने पे अब आपके वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 से ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, लेट करो कि ये बढ़ के 102 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो जब आप वेजिटेबल को प्योर वाटर में बॉईल कर रहे थे तो वेजिटेबल को कितनी हीट मिल रही थी, 100 डिग्री सेल्सियस की। लेकिन जब आपने वेजिटेबल को सॉल्ट वाटर में हीट करा जिसमें बॉइलिंग पॉइंट आपका 102 था, तो अब वेजिटेबल पहले के कंपैरिजन में जल्दी बॉइल्ड हो जाएगी। तो दिस इज अ परफेक्ट एग्जांपल टू बॉईल द वेजिटेबल्स। क्लियर है, वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट में रिलेशन समझ में आ गया। एक हमारा नॉर्मल क्वेश्चन है, मेरे पास दो लिक्विड हैं। ठीक है, हमारे पास लिक्विड है, लिक्विड ए है, एक आपके पास है लिक्विड ए, एक हमारे पास है लिक्विड बी। लिक्विड ए का वेपर प्रेशर आपका है 100, लिक्विड ए का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस, लिक्विड बी का बॉइलिंग पॉइंट है 140 डिग्री सेल्सियस। मुझे ये बताना है 90 डिग्री सेल्सियस पे किसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया, हमें दो लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट गिवन है और हमारे से वो ये पूछ रहा है कि 90 डिग्री सेल्सियस पे दोनों में से किसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। देन व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन वेपर प्रेशर एंड बॉइलिंग पॉइंट, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो जिसका वेपर प्रेशर जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है ना, तो किसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, लिक्विड ए का, तो किसका वेपर प्रेशर हमारा ज़्यादा होगा, हमारा वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा आपका किसका, लिक्विड ए का। ठीक है, एक और एग्जांपल है, जनरली आप ये ऑब्जर्व करते हो कि जब आप ओनियन को कट करते हो तो हमारी टीयर्स ग्लैंड एक्टिवेट हो जाती हैं। ठीक है ना, और हमारी आईज में से टीयर्स आने लगते हैं, आंसू आने लगते हैं ना, प्याज को काटते हुए, है ना, ऑब्जर्व करते हैं हम ये।
अब इससे बचने के लिए क्या तरीका है? एक तो सिंपल सा तरीका है जो हम अपने घर पे अपनाते हैं कि उसे प्याज को पानी में डाल दिया, ठीक है। पानी में डालने पे ऑफ कोर्स हम कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं। जब आपने ओनियन को वाटर में डाल दिया तो कुछ वाटर जो है वो आपका ओनियन के अंदर चला गया, जिसकी वजह से वो ओनियन की स्मेल को कम कर देगा, ओनियन की वेपर को कम कर देगा, ठीक है ना। तो इस वजह से टीयर्स नहीं आएंगे। दूसरा तरीका क्या है? जो क्वेश्चन डिज़ाइन किया हुआ है, मैं उस पर बात करता हूँ कि आपने ओनियन को कट करने से पहले फ्रीज में रख दिया, तो जो आपने कटिंग ओनियन करना था उसे आपने फ्रीज में रख दिया। अब जब आप उसे कट करते हो तो हमारी टीयर्स उतने नहीं आते जितने पहले आते थे। तो इसका रीज़न क्या है? जब आपने ओनियन को फ्रीज में रख दिया तो फ्रीज का टेम्परेचर रूम टेम्परेचर के कंपैरिजन में कम होता है। टेम्परेचर अगर कम हुआ तो आपकी ओनियन की वेपर रेट ऑफ इवेपोरेशन, ठीक है ना, ओनियन की जो वेपर के फॉर्मेशन का रेट है वो भी तो कम हो जाएगा। जब ओनियन की वेपर बनेगी ही नहीं तो हमारे टीयर्स ग्लैंड भी एक्टिवेट नहीं होगी और इसीलिए आपके टीयर्स नहीं आएंगे। क्लियर है? तो ये भी एक एग्जांपल है। एक प्रेशर कुकर, ऑफ कोर्स प्रेशर कुकर इंपॉर्टेंट पार्ट है। प्रेशर कुकर समझ लो। हम ये कहते हैं कि अभी मैंने आपको बताया कि हिल स्टेशन पे हमारी वेजिटेबल्स प्रॉपर्ली कुक नहीं होती है ना, जिसका रीज़न आपने पढ़ा था क्योंकि हमारा बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। उसी के साथ हम एक दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं कि प्रेशर कुकर को हमें यूज़ अगर कर लें तो हमारी वेजिटेबल्स जल्दी कुक हो जाती हैं। उसका रीज़न क्या है वो समझ लो। सपोज करो ये आपके पास प्रेशर कुकर है, ठीक है ना, ये हमारे पास प्रेशर कुकर हो गया और ये इस प्रेशर कुकर की आपकी कैप हो गई, ठीक है। अब इसके अंदर आपने क्या फिलअप करा हुआ है? इसके अंदर आपने वाटर फिल करा हुआ है और आप इसे क्या कर रहे हो? आप इसे हीट कर रहे हो। यहाँ पर हमारी क्या फिलअप है? यहाँ पर हमारी एयर फिल है। ये हमारा क्या था? सॉल्वेंट था जिसके अंदर आपकी वेजिटेबल कुक हो रही है। जब आप इसे, ये ऊपर से क्या लगा रहा है? ये ऊपर से लगा रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। जब आप इसे हीट करोगे तो हीट करने पे ये किस में कन्वर्ट होगा? वेपर में कन्वर्ट होगा। तो ये क्या लगाएगा? हमारा वेपर प्रेशर लगाएगा। क्योंकि हमारा कंटेनर क्लोज है तो ये वेपर्स बाहर तो जा नहीं पाएंगी। ये वेपर्स सारी की सारी हमारी यहाँ पर कलेक्ट होने लगेंगी। जब यहाँ पर हमारी कलेक्ट होने लगेंगी, जिस पार्ट में क्या प्रेजेंट थी? एयर प्रेजेंट थी। अब यहाँ पर जब गैस की क्वांटिटी ज़्यादा हो गई तो इस गैस का जो प्रेशर है, ये जो गैस ऊपर से जो ये एयर थी, ये जो एयर प्रेशर लगा रही थी, जिसे अभी तक आप क्या कह रहे थे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर कह रहे थे, ये प्रेशर हमारा बढ़ जाएगा। और अगर हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट में क्या रिलेशन है? डायरेक्टली रिलेशन है। तो जो लिक्विड हमारा पहले 100 पे बॉइल्ड हो रहा था, वाटर हमारा 100 पे बॉइल्ड हो रहा था, अब वो 100 से ज़्यादा पे बॉइल्ड होने लगेगा। मतलब अल्टीमेटली प्रेशर कुकर क्या कर रहा है? प्रेशर कुकर आपके सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट को क्या कर देता है? बढ़ा देता है। दूसरा कॉन्सेप्ट समझ लो, इसी को हम दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं। आपसे पूछा गया कि प्रेशर कुकर आपके कुकिंग टाइम को कम कर देता है, तो आपने इसका आंसर बताया क्योंकि ये सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ा देता है। मैंने आपसे पूछा सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कैसे बढ़ जाता है, तो आपने आंसर दिया क्योंकि अंदर एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ जाता है, इसीलिए हमारा बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ गया। इसका एक रीज़न और भी है। उस रीज़न को डिस्कस करने से पहले हम एक 11th क्लास के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, जहाँ पर हमने इवेपोरेशन पढ़ा था, है ना। उसमें आप ये पढ़ते हो कि अगर एयर में ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी समझ में आ रही है ना? ह्यूमिडिटी क्लियर है? मॉइस्चर कंटेंट, वाटर कंटेंट प्रेजेंट इन एयर इन एटमॉस्फेरिक गैसेज, दिस इज नोन एज ह्यूमिडिटी। अगर ज़्यादा कंटेंट प्रेजेंट है तो ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, और अगर वाटर का कंटेंट कम है तो ह्यूमिडिटी कम है, ठीक है। तो मैंने आपको कहा कि अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा ह्यूमिड
एनवायरनमेंट है, जैसे कि रेनी सीजन होता है, तो अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो आपका जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है, जो स्वेटिंग का रेट ऑफ इवेपोरेशन है, वो आपका ज़्यादा होगा या कम होगा। मैं इसकी लैंग्वेज आसान कर देता हूँ। मैंने आपसे पूछा कि ह्यूमिडिटी ज़्यादा होने पे आपके पसीना जो है वो जल्दी सूख जाता है या देर से सूखता है। तो इसका आंसर है कि देर से सूखता है। हमारी जो स्वेटिंग है वो ड्राई नहीं हो पाती। उसका कारण आपने क्या बताया? उसका कारण हमने कहा कि एयर के अंदर पहले से ही वाटर कंटेंट इतना ज़्यादा है कि वो हमारी स्किन के ऊपर जो वाटर प्रेजेंट है, जिसे हम स्वेट कह रहे हैं, उसे इवेपोरेट नहीं कर पाता। मतलब अगर चारों तरफ की एयर में वाटर कंटेंट ज़्यादा होगा तो वेपर्स के फॉर्मेशन का रेट कम हो जाएगा, है ना। अब आ जाओ अपने प्रेशर कुकर में। यहाँ पर क्या हो रहा था? ये वेपर्स राइज हो रही थी। राइज होने से पहले यहाँ पर क्या प्रेजेंट थी? केवल एयर प्रेजेंट थी। धीरे धीरे वेपर्स राइज होनी शुरू हुई और इस एयर में मिक्स हो गई। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि ये एयर अब हीट करने के बाद पहले से ज़्यादा ह्यूमिड हो गई। जब ह्यूमिडिटी बढ़ गई तो ये यहाँ से इस वाटर के वेपर्स के फॉर्मेशन के रेट को बढ़ाएगी, घटाएगी? घट जाएगा। मतलब जैसे जैसे आप इसे हीट करना शुरू करोगे हमारा वेपर प्रेशर क्या होगा? कम हो जाएगा। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन वेपर प्रेशर एंड बॉइलिंग पॉइंट? इनवर्सली, वेपर प्रेशर कम हो गया तो हमारा बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया? बढ़ गया। तो प्रेशर कुकर आपके वेजिटेबल्स के कुकिंग टाइम को रिड्यूस कर देता है। इसका एकमात्र आंसर है बिकॉज इट इंक्रीज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर। अब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्यों बढ़ रहा है? इसका रीजन हम कह सकते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ गया है और वाटर का वेपर प्रेशर कम हो गया है। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ प्रेशर कुकर। क्लियर हो गया या नहीं हो गया? कोई दिक्कत है इसके अंदर? इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। प्रेशर कुकर और ये सारी चीज़ें समझ में आ गई। चलो जी नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है राउल्स लॉ। आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना। चलो जी, राउल्स लॉ। राउल्स लॉ का कहना क्या है? राउल्स लॉ आपका ये कहता है कि आपके पास कोई भी किसी भी कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन, उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। या फिर मैं इसे कह सकता हूं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट will be equal to the product of its pure state pressure and its mole fraction। मोल फ्रैक्शन क्या होता है ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मेरे ख्याल से मोल फ्रैक्शन में तो हमें कोई दिक्कत है नहीं। हमारे पास सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन के आपके दो कंपोनेंट होते हैं। एक हमारे पास होता है सॉल्यूट और एक हमारे पास होता है सॉल्वेंट। सॉल्यूट के सपोज करो मोल फ्रैक्शन है XA और सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन है XB। तो राउल्स लॉ का कहना क्या है? किसी भी कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर, PA का मतलब हो गया पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूट, ये क्या होगा? दिस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। ठीक है। अब जब आप यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो यहाँ पर क्या लगा दोगे? P0A। P0A क्या है? P0A इट्स प्योर स्टेट प्रेशर। प्योर स्टेट प्रेशर का मतलब हो गया जब कंपोनेंट A प्योर फॉर्म में था। ऐसे ही अगर मैं PB के लिए डिफाइन करूँ तो दिस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XB। तो PB किसके इक्वल हो गया? P0B XB के। कोई दिक्कत है?
हमने 11th क्लास में डाल्टन्स लॉ पढ़ा है, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो डाल्टन्स लॉ का कहना क्या है? डाल्टन्स लॉ का कहना है किसी भी मिक्सचर का जो टोटल प्रेशर है, किसी भी मिक्सचर का जो टोटल प्रेशर है, क्या है हमारे पास टोटल सॉल्यूशन, किसी भी मिक्सचर का जो टोटल प्रेशर होगा वो उसमें जितने भी कंपोनेंट प्रेजेंट है उन सभी के पार्शियल प्रेशर के सम के इक्वल होगा। तो अगर मैं यहाँ से सॉल्यूशन का प्रेशर पूछूं तो दैट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। पी ए की वैल्यू कितनी हो गई? पी नॉट ए एक्स ए। पी बी कितना हो गया? पी नॉट बी एक्स बी। दैट विल बी टोटल प्रेशर। कोई दिक्कत है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? इसका हमारा एक ग्राफ भी है, वो ग्राफ भी समझ लो आप। ग्राफ हमारा क्या है? ये जो हमारी हॉरिजॉन्टल है ये आपकी शो कर रही है वैल्यू मोल फ्रैक्शन को। इस पॉइंट पे मैंने आपको कहा एक्स ए की वैल्यू 0 है। ये हमें ऑलरेडी पता है, हमने मोल फ्रैक्शन में पढ़ा था एक कंपोनेंट, एक सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं उन सबके मोल फ्रैक्शन का सम कितना होता है? 1 होता है। सॉल्यूशन में कितने कंपोनेंट प्रेजेंट है? सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो उन दोनों के मोल फ्रैक्शन का सम भी कितना होगा? 1 होगा। एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1। अगर मैंने इस पॉइंट पे एक्स ए को 0 कहा तो एक्स बी सॉल्वेंट की वैल्यू कितनी हो गई? 1 हो गई। जब आप आगे बढ़ोगे तो सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन तो बढ़ेंगे और सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन हमारे कम हो जाएंगे। भाई ये बढ़ेंगे तो ये कम हो जाएंगे। इस पॉइंट पे एक्स ए की वैल्यू 1 हो गई तो एक्स बी की वैल्यू कितनी हो गई? 0 हो गई। ए हमारा किसे शो कर रहा है? सॉल्यूट को। बी किसे शो कर रहा है? सॉल्वेंट को। ये बात तो क्लियर है कि हमारे सॉल्वेंट का जो प्योर स्टेट प्रेशर है वो सॉल्यूट से ज़्यादा होगा। कारण क्योंकि हमारे सॉल्यूट कम क्वांटिटी में है, सॉल्वेंट हमारा ज़्यादा क्वांटिटी में है। तो अगर मैं, अच्छा दूसरा पी ए किसके इक्वल है? पी नॉट ए एक्स ए के इक्वल है और पी बी किसके इक्वल है? पी नॉट बी एक्स बी के इक्वल है। ये जो आपकी वर्टिकल लो है ये किसे शो कर रही है? ये हमारी प्रेशर को शो कर रही है। अगर मैं यहाँ पर कहूँ एक्स ए की वैल्यू 0 है, एक्स ए की वैल्यू 0, तो पी ए की वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी। यहाँ पर एक्स ए की वैल्यू 1 है, 1 मतलब मैक्सिमम है, तो पी ए किसके इक्वल होगा? पी ए विल बी इक्वल टू पी नॉट ए। तो मैंने ये वाली लाइन ड्रॉ कर दी। यहाँ पर एक्स बी की वैल्यू 1 है, मैक्सिमम है, तो पी बी की वैल्यू किसके इक्वल होगी? पी नॉट बी के इक्वल होगी। यहाँ पर एक्स बी 0 है तो पी बी कितना होगा? 0 होगा। तो यहाँ पर हमारा ये ग्राफ हो गया। तो ये किसे शो कर रहा है? दिस इज पी ए पी नॉट ए एक्स ए, दिस इज पी बी पी नॉट बी एक्स बी, और ये हमारा टोटल हो गया पी टोटल इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। दिस इज द राउल्ट्स लॉ ग्राफ। कोई दिक्कत है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो जाएंगे इसके बिल्कुल उसी तरीके से। ये जो आपने पीछे वाला पढ़ा ये हम पढ़ते हैं पी सॉल्यूशन। ये क्या हो जाता है? पी ए प्लस पी बी, दैट इज पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। ये जो आप अप्लाई करते हो ये किसके लिए अप्लाई करते हो? फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट। मतलब मैं यहाँ पर ये मान के चल रहा हूँ कि हमारा सॉल्यूट कैसा है? वोलेटाइल है। अगर मैं ये लेट कर लूँ कि हमारा जो सॉल्यूट है वो सॉल्यूट हमारा नॉन वोलेटाइल है, सॉल्यूट के नॉन वोलेटाइल होने का मतलब क्या? पी नॉट ए की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब जब सॉल्यूट हमारा नॉन वोलेटाइल है मतलब सॉल्यूट वेपर में कन्वर्ट हो ही नहीं सकता, तो उसका प्योर स्टेट प्रेशर कितना होगा? 0 होगा। जब इसका प्योर स्टेट प्रेशर 0 हो गया तो पी ए की वैल्यू भी 0 हो गई। तो हम क्या लिखते हैं? टोटल प्रेशर पी एस इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। तो पी एस कितना हो गया? 0 प्लस पी नॉट बी एक्स बी हो गया। तो पी एस किसके इक्वल हो गया?
पी नॉट बी एक्स बी का मतलब क्या हो गया हमारा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, और पी नॉट बी क्या हो गया, प्योर स्टेट प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। इस एक्स बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस एक्स बी को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस एक्स ए लिख सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने इसे यहाँ पर ये लिख लिया, तुम्हारा पी एस क्या हो गया, पी नॉट बी 1 माइनस एक्स ए। ये हमारा फॉर्मूला कब हो गया, जब हमारा सॉल्यूट कैसा है, नॉन वोलेटाइल है। एक्स ए का मतलब हमारा क्या हो गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। क्लियर है, कोई दिक्कत है, न्यूमेरिकल हो जाएंगे। ये बात ध्यान रखना, जब आप राउल्ट्स लॉ के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो बहुत ही रेयर वो आपको मोल फ्रैक्शन की वैल्यू देगा। जनरली वो आपको क्या देगा, वो आपको मास देगा सॉल्यूट और सॉल्वेंट के। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आप सॉल्यूट सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के बाद आप निकालोगे मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन हम निकाल सकते हैं, अगर मेरे से सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन पूछ ले तो क्या फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। और अब अगर मुझे सॉल्वेंट का निकालना हो तो वो कितना हो जाएगा, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो इन दो फॉर्मूलों को यूज़ करके मैं आपका क्या निकाल सकता हूँ, मोल फ्रैक्शन निकाल सकता हूँ। कोई प्रॉब्लम है, हो जाएगा, राउल्ट्स लॉ के क्वेश्चन हो जाएंगे ना, ठीक है। इससे आगे का पार्ट हमारा थ्योरेटिकल पार्ट थोड़ा सा रह रहा है, जिसमें आपको आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन हमें पढ़ने होंगे, ठीक है। वो हम बाकी का नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। टिल देन ओके।